नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। एक दिन की देर कोई देर नहीं है, ये डेलिबरेट किया गया। हुआ ये कि सैटरडे को कल शनिवार को दिन भर कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आते रहे, चीज़ें स्टेबलाइज़ होती रहीं। तो प्रोफेसर अभय दुबे से मैंने आग्रह किया कि बजाय शनिवार के इसको अगर हम लोग रविवार को करें, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर मिल जाएगी। क्योंकि देखिए वो आंकड़े जो होते हैं, किसको कितनी सीट मिली, कहाँ से कौन जीता, वो तो आप हम सबको बहुत से माध्यमों से मिल रहा था। इस कार्यक्रम की जो बेसिक यूएसपी है वो ये है कि हम प्रोफेसर अभय दुबे का से आगे इसका क्या परिणाम होगा उस पर बात करेंगे। प्रोफेसर दुबे, स्वागत है। और कल कर्नाटक में उम्मीद तो थी कि कांग्रेस कर लेगी, लेकिन एक मन में एक हरदम ये रहता था कि मालूम नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और मैं कई जगह था, कई लोगों से बात किया अपने चैनल पे भी। एक बहुत इसका बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्रेशन है किसी ने दिया कि जो विपक्ष के साथ थे, उनको लगता था कि इस समय इस तरह की राजनीति का अंत होना चाहिए। उनके लिए इट वाज अ मैटर ऑफ रिलीफ। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जीतने की बात नहीं थी। उनको लगा कि नहीं, इट वाज अ मैटर ऑफ रिलीफ कि कम से कम जीत गए। नहीं तो लोगों का बार-बार ये कहना कि मोदी है तो मुमकिन है, हारेंगे नहीं। पहली टिप्पणी आपकी ले लें ओवरऑल कांग्रेस के लिए। देखिए, मैंने तो पहले ही तमाम मंचों पर कह दिया था और लिख भी दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत जाती है तो मैं नरेंद्र मोदी को चुनावों का देवता स्वीकार कर लूंगा, गॉड ऑफ इलेक्शन स्वीकार कर लूंगा। क्योंकि कर्नाटक में भाजपा के जीतने की कोई गुंजाइश नहीं थी। 1% संभावना भी भाजपा के जीतने की नहीं थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों से हम लोगों ने अंदर बातचीत की। उन्होंने हमसे पूछा कि भाई कर्नाटक में आपका विश्लेषण क्या है। तो हमें लगा कि अगर हम इनसे ही कह देंगे कि भाजपा हार जाएगी तो ये बुरा मान जाएंगे। तो हम लोगों ने कहा कि भाई टक्कर है। तो बोले कमाल की बात करते हैं, वहां भी कोई टक्कर है। तो उन्होंने कहा कि 200% भाजपा हारेगी। संघ के लोग भी कह रहे थे। उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल विपक्ष की निगाहों में ही बदनाम नहीं थी, कर्नाटक की जनता की निगाहों में ही बदनाम नहीं थी। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के अंदर भी बदनाम सरकार थी। जी जी। तो जब 40% कमीशन सरकारा कहा गया तो वो कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई झूठी बात उड़ा दी गई हो। वो ऐसी ही सरकार थी। देखिए, भ्रष्टाचार हमेशा हर जगह होता है, जीरो करप्शन सोसाइटी कोई होती नहीं। कर्नाटक में भी भ्रष्टाचार था। कर्नाटक एक अमीर राज्य है, लेकिन वहां पर उससे पहले भ्रष्टाचार ये था कि भाई किकबैक दिया जाता था, कमीशन दिया जाता था, रिश्वत ली जाती थी, लेकिन काम होता था। भ्रष्टाचार जब वसूलियाबी के फॉर्म में सामने आ जाए, एक्सटॉर्शन के रूप में, उगाही के रूप में सामने आ जाए, तब आप समझिए कि फिर भ्रष्टाचार पे लोगों की भ्रुकुटियां तनने लगती हैं। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई की सरकार ने यही किया। भाई वो जो जिस ठेकेदार ने आत्महत्या की, ईश्वरप्पा का नाम भी लिख दिया आपने आत्महत्या के रोड में, उसका सार तत्व तो यही था कि 10-12% कमीशन तो हम देते ही हैं हमेशा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमसे 40% मांगा जा रहा है और हम नहीं अगर देंगे तो हमें नुकसान होगा इस बात का, तो हम आत्महत्या कर लेते हैं। ये जो स्थिति थी, इसकी वजह से कर्नाटक की जनता इंतजार कर रही थी कि हम इस सरकार के खिलाफ वोट करें। और वो नरेंद्र मोदी ने कुछ भी किया हो, कोई नारा लगाया हो, बजरंगबली लाए हो और कुछ भी किया हो, हमें 91 गालियां दी गई, ये सब नाटकबाजी की हो, उसका कोई असर पड़ने वाला था नहीं। मुझे तो कभी भी एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ कि भाजपा उस चुनाव को जीत सकती है। मेरा हमेशा मानना था कि 125 से ऊपर सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और मेरा यह भी मानना था कि इस बार जनता दल सेकुलर का कबाड़ा हो जाएगा। मैंने आपके मंच से भी कहा था कि वो लोग बिल्कुल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका जो वोकलिगा वोट है वो उनके ऊपर भाजपा के भी दांत लगे हुए हैं और कांग्रेस के भी दांत लगे हुए हैं और मुसलमान वोट मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस ने जैसे ही बजरंग दल वाली लाइन अपने घोषणा पत्र में जोड़ी, वो मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ और वो मुस्लिम ध्रुवीकरण का ट्रिगर पॉइंट हो गया। ओल्ड मैसूर में 75 से 80% मुसलमान वोट कांग्रेस को मिले और कुमार स्वामी ठंडन गोपाल रह गए। जी जी। मैं प्रो साहब एक चीज और कहूंगा। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा कांग्रेस का इस बार जो सबसे बड़ा पॉइंट था, वो उनका आंतरिक कलह को उन लोगों ने एक जगह समेट लिया था
खींचतान बिल्कुल नहीं थी, जबकि दो बहुत सी खींचतान होने की संभावनाएं थी, क्योंकि एक नया फैक्टर खड़गे जी भी आ गए थे। इसमें थोड़ा आप जरा समझा दीजिए कि देखिए, राजनीति की एक सामान्य प्रवृत्ति होती है, खड़गे जी के आने का फैक्टर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में एक सिद्धरमैया का हाथ पकड़ा और इधर उन्होंने उनका हाथ पकड़ा दौड़ लगाई। शिव कुमार का और दौड़ पड़े, तो वो उससे एकता शुरू हुई। ये नहीं बात, वो तो खैर ठीक है, पार्टियां अपनी कोशिश करती हैं। एक सामान्य प्रवृत्ति ये होती है, कोई भी पार्टी हो, कि अगर उससे लगता है कि वो लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, उसके बाद में वो अपने मतभेद स्थगित कर देते हैं। मतभेद समाप्त नहीं होते, क्योंकि सत्ता की लिए टक्कर तो होती है, वो तो मतभेद स्थगित कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले चुनाव जीत लें फिर देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में यही हुआ भाई, वीरभद्र सिंह के परिवार में और सुक्खू के बीच में तो कोई दोस्ती नहीं थी, तो वो लेकिन उन लोगों ने कहा पहले चुनाव ठीक से जीत लेते हैं, बाद में फिर देखेंगे। तब आला कमान पंच फैसला करता है आकर कि भाई सत्ता का किस्सा कितना हिस्सा, जो अब कर्नाटक में हो रहा है। भाई कर्नाटक में कई बातें हो रही है ना कि भाई दोनों को 2.5 साल दिया जाए, या सिद्धरमैया को ही 5 साल रखा जाए, इनको कोई और बड़ी भूमिका दी जाए, इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, 6 महीने जेल भी काट चुके हैं। लेकिन चुनाव की जीत का श्रेय डीके शिव कुमार से नहीं छीना जा सकता। डीके शिव कुमार के जो चुनावी प्रबंधक हैं नरेश अरोड़ा, जो डिजाइन बॉक्स नाम की कंपनी चलाते हैं, उनको दूसरा प्रशांत किशोर कहा जा रहा है, उनसे कल बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई, उनसे पूछा गया कि किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो उन्होंने कहा देखिए मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो पार्टी बताएगी, बनना किसको चाहिए उसको बनना चाहिए जो 3 साल से सोया नहीं है, जिसने अपना सब कुछ जो है एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली है। मैं उसी के घर में रहता हूं, वो दिन रात लगे रहे, और मतलब ये जो पैशन है, जिस तरह वो जज्बाती भी हो गए डीके शिव कुमार। हाँ, क्योंकि उनके ऊपर ईडी के केस थे, उनके ऊपर छापे पड़ रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में रहना पड़ा, तो उनके ऊपर बड़ा संकट था। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इन्हीं सब कारणों से थोड़ा मुश्किल है उनको मुख्यमंत्री बनाने की। दूसरी बात यह है कि सिद्धरमैया ज्यादा लोकप्रिय भी हैं, सभी सर्वेक्षण बताते हैं। तीसरी बात यह है कि वो देवराज अरस की जो अहिंदा रणनीति है उसकी नुमाइंदगी करते हैं, और इस बार कर्नाटक में हुआ क्या है, अहिंदा लिंगा वोका हो गया। अहिंदा का मतलब होता है पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, दलित और मुसलमान। इसमें लिंगा वोका वोका लिंगा वोट भी जुड़ गया, तो देखिए अहिंदा लिंगा वोका हो गया। अहिंदा धन वोका धन लिंगा बराबर कांग्रेस की जीत। जी मैं एक चीज और जरा आपसे, इसलिए मैं अपना इंप्रेशन बता दूं, इस पूरे उसमें 2 ब्रांड इक्विटी लगी हुई थी मेरे हिसाब से, अगर उसको मार्केटिंग की लैंग्वेज में, ब्रांड इक्विटी ऑफ मोदी जी और ब्रांड इक्विटी ऑफ राहुल गांधी। दोनों में मुझे एक बड़ा फर्क ये नजर आया, मोदी जी बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो हड़बड़ाहट में रहे, वो पकड़ नहीं पा रहे थे, और राहुल गांधी बहुत रिलैक्स थे, चीजें पकड़ के चल रहे थे। आपको दोनों में की ब्रांड इक्विटी में कुछ फर्क, मतलब एक कुछ कम हुई, एक की ज्यादा? मैं देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस के अंदर बड़ा मनोबल बढ़ाया है, मैं इसका श्रेय उनको देता हूँ। कर्नाटक में उन्होंने 27 से 28 दिन गुजारे, उनको बहुत अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ, उससे कर्नाटक में जमीन तैयार हुई कांग्रेस की जीत की, मैं ये भी श्रेय उनको देता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा नहीं देता हूँ श्रेय। देखिए कर्नाटक में ऐसा नहीं है कि अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ना होती तो कांग्रेस वहां चुनाव हार जाती। भाजपा चुनाव हारने के लिए अभिशप्त थी। भाजपा किसी भी तरह का चुनाव, देखिए आप इस बात को रेखांकित करने की जरूरत है, आप भी रेखांकित कीजिए अपने मंच से, कि ये भ्रष्टाचार और निकम्मी सरकार चलाने के कारण भाजपा की लगातार तीसरी हार है। हिमाचल प्रदेश में क्यों हारे? भ्रष्टाचार और निकम्मेपन के कारण। दिल्ली महानगर पालिका में क्यों हारे? 10 साल का भ्रष्टाचार और निकम्मापन, ये तीसरा है। इससे लगता है कि सारे देश में करप्शन के सवाल पे और गवर्नेंस के सवाल पे जो बहस चल रही है, वो बहस में किसका पलड़ा भारी हो रहा है धीरे धीरे, ये समझने की बात है। जी, मैं एक चीज और जरा पूछ लूं, क्योंकि एक चीज हिमाचल प्रदेश में वो क्लिक की थी, जो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कि हमारे ये 5 घोषणाएं हैं जो हम पहली कैबिनेट में लागू करेंगे, उसके सामने बीजेपी आके अपना विजन डॉक्यूमेंट और क्या क्या बोलती है और लागू कुछ नहीं करती है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा 2 सिलेंडर देंगे, उन्होंने कहा 15 दिन के अंदर गन्ना किसान का बकाया देंगे, किया नहीं।
तो क्या इससे भी फर्क पड़ता है? लोगों को लगता है कि नहीं जो कह रहे हैं वो करते हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक तो ये है कि सरकार ने क्या-क्या वायदे किए। सब लोग जानते हैं कि वायदे 100% पूरे नहीं होते। लेकिन अगर उसका एक अच्छा प्रतिशत पूरा होता है और सरकार कोशिश करते हुए दिखती है, तो कुछ वायदे अगर वो नहीं भी पूरी करती है, जनता उसके लिए उसको माफ कर देती है। दूसरे, इसको भ्रष्टाचार वाला मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार में ये सरकार किस तरह से लिप्त थी। जो 40% 40% सरकार, आप देखिए ना, 40% का आंकड़ा कितना दिलचस्प है। जी, 40 चाणक्य टुडे के अनुसार 40% वोटरों ने कहा कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं। ये 40% भ्रष्टाचार की सरकार थी और कांग्रेस और भाजपा की सीटें कितनी कम हुई, 40%। तो 40% का आंकड़ा सब जगह आ रहा है जी, और ये एक खास तरह का दिलचस्प संयोग है। जी, देखिए, जी, जब से नरेंद्र मोदी का उभार हुआ है, भाजपा की सरकारें मोटे तौर पर दूसरी गैर भाजपा सरकारों के मुकाबले बेहतर गवर्नेंस देने वाली सरकारों के रूप में देखी जा रही हैं। लेकिन धीरे-धीरे करके परिस्थिति बदल रही है। भाजपा की सरकारों में भ्रष्टाचार व्याप्त होता जा रहा है। कांग्रेस के जो वर्स्ट डेज थे, कांग्रेस के जो सबसे खराब दिन थे, कांग्रेस जब पतनशील कांग्रेस थी, भाजपा वैसी बनती जा रही है। वैसी जी, सरकारें बनती जा रही हैं भाजपा की। जी। तो यहाँ पर अरुण जी, 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 बोलिए। आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, आप बोलें। जी। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि एक नई बात मैंने कल कई जगह मतलब घुमा फिरा के लोग कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस को जेडीएस को भी साथ ले लेना चाहिए अगर विपक्ष। मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप इलेक्शन नहीं, मैं लड़ेंगे आपसे आप। सहमत हूँ। जेडीएस का खेल खत्म है। देखिए, जेडीएस जो बेकार में ही पूरे चुनाव को त्रिकोणात्मक कर देती थी। कांग्रेस, हिंदू मुसलमान वोट कांग्रेस उसके बीच में बट जाते थे। वोकलिगा वोट ज्यादा जेडीएस को मिलते थे, कांग्रेस को मिलते थे, लेकिन कम मिलते थे। कि ओल्ड मैसूर में कांग्रेस भी जीतती थी, ऐसे नहीं अकेले जेडीएस ही सब जीत जाता जी, हो। देखिए, ये बिल्कुल जेडीएस का भविष्य खतरे में है। मुझे याद पड़ता है, मैंने पिछली बार पब्लिक इंडिया के मंच में कहा भी था कि देवगौड़ा की ये लास्ट अंतिम राजनीतिक पारी थी। उसके बाद में इनके अंदर नेतृत्व को लेकर भी बहुत झगड़ा है और जनता दल सेकुलर के जो देवगौड़ा परिवार के बाहर के महत्वाकांक्षी नेता हैं, वो इस बात से नाराज हैं कि एक ही परिवार की इसमें चलती है पार्टी में। तो इस पराजय के बाद में इन लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है। इनका भविष्य संदिग्ध है। जी, जी, इनका भविष्य उज्जवल नहीं है। इनके ऊपर इनके ये पार्टी के तौर पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर सवालिया निशान लगा हुआ है। जी, डी के शिव कुमार एक बहुत ही शक्तिशाली वोकलिगा नेता के रूप में उभरने वाले हैं। जब एस एम कृष्णा थे, एस एम कृष्णा भी वोकलिगा थे, तो कांग्रेस को बड़े पैमाने पर वोकलिगाओं का वोट मिलता था, लिंगायतों का भी मिलता था। इस बार लिंगायतों ने भी खूब कांग्रेस को वोट दिया है। तो जी, अब देखिए जी। कांग्रेस लिंगायतों को बदले में क्या देती है। तो साहब एक चीज और थी। आ, ये जब अब कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो गई है, खड़गे साहब की स्थिति मजबूत हो गई, आपको लगता है कि अब कुछ वो डिसाइसिव एक्शन सचिन पायलट साहब के साथ करेंगे? मतलब या तो उनको चुप कराना या जो भी है, कि उनको ऐसे ही चलने देंगे वो अपना एक कुछ ना देखिए, कुछ। मेरे विचार से सचिन पायलट जो भी कर रहे हो, जो भी बयान दे रहे हो, कांग्रेस आला कमान का संदेश स्पष्ट है कि राजस्थान में चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अशोक ठीक गहलोत है। भी आश्वस्त हैं कि उनकी हैसियत में कोई कमी नहीं है। वही कांग्रेस के प्रमुख चेहरे होंगे। अगर कांग्रेस जीतती है तो वही मुख्यमंत्री होंगे, सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं होंगे। जी, तो सचिन पायलट का ये तथाकथित विद्रोह है, ये है अपनी जगह है इसमें, लेकिन ये बहुत ज्यादा राजस्थान की राजनीति को प्रभावी बनाने नहीं जा रहा है। अगर सचिन पायलट चुनाव में भितरघात करते हुए दिखे तो सबको पता लग जाएगा। तो कांग्रेस में सचिन पायलट का भविष्य शून्य हो जाएगा और भाजपा में उनका कोई भविष्य है नहीं। भविष्य होता तो अभी तक भाजपा में जा चुके होते। चलेगा। जी, जी। तो तो साहब एक। मैं ये सचिन पायलट वाले मसले से बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूँ। राजेश अशोक गहलोत बड़ी ही चतुराई से जो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उसको मंद करने के लिए अपनी तमाम जो कल्याणकारी स्कीमें हैं उन पर काम कर रहे हैं। उन्होंने महंगाई राहत शिविर जैसी एक अभूतपूर्व योजना वहां शुरू की है, जिसमें 40,000 सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। 80 से लेकर 85 लाख गरीब लोग उस लाइन लगाकर वहां पर वो महंगाई राहत कार्ड डले गए हैं, जिनके जरिए उन्हें सस्ती चीजें मिलेंगी। इस तरह से वो 4 करोड़ वोटरों को प्रभावित कर चुके हैं राजस्थान में। जी। नहीं, और मुझे एक और चीज लगती है गहलोत साहब के बारे में। जब भी मौका मिल रहा है पिछले 2-4 महीने से हम लोग देख रहे हैं
कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में वो प्रधानमंत्री को भी शिक्षा देने से बाज नहीं आते, उनको भी हाँ। मतलब वो पॉलिटिकल मैसेज हरदम करते रहते हैं कि आपने ये और वो एक ये नहीं, उनके वो पास। असाधारण नेता है, मैं उनको असाधारण नेता मानता हूँ। जी, गुजरात जी, में जब राहुल गांधी के नेतृत्व में बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था और भाजपा हिल गई थी, उसमें उनके प्रमुख प्रबंधक अशोक गहलोत ही थे। जी, जी, ये और वो जमशेदपुर बहुत से आ रहे हैं। सादा, वो ये यहाँ पे लंबे कद के आदमी हैं और जब दिल्ली आते हैं तो वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में खरीद ठहरते हैं। तो सवेरे वहां पे वो चहलकदमी देख 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 सवेरे, उस वक्त जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे और कांग्रेस के राहुल गांधी के मैन फ्राइडे थे, उस वक्त उनको वहां देखा जा सकता था। जी, जी। अब एक प्रो साहब ये बताइए कि अब ये तो हो गया कांग्रेस की बात। भाजपा के लिए इससे कुछ टेक अवे है, क्योंकि भाजपा तो कल बहुत खुश है कि भाई उत्तर प्रदेश से उसने बड़ा अच्छा किया, स्वीप किया। हालाँकि जब आप उसको डिटेल देखिए तो ऐसा स्वीप नहीं है, रिपिटिशन ऑफ जो पिछले 2018 का इलेक्शन था, 17 का, उसका रिपिटिशन है। मेयर के इलेक्शन में ज़रूर उन्होंने 2 बीएसपी की सीटें थी, वो हार गए हैं। अ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बीजेपी में क्या इस इलेक्शन के बाद मोदी जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, अमित शाह की देखिए, स्टाइल ऑफ भारतीय जनता पार्टी की दक्षिण भारतीय महत्वाकांक्षाओं को बहुत बड़ा धक्का लगा है। जो वोकलिगा वोट लोकसभा में उनके पास गया था, वो भाजपा के पास रहने से उसने इनकार कर दिया, वो कांग्रेस में चला गया है। और ये कांग्रेस को मेरे ख्याल से करीबन 20 साल बाद ये फायदा मिला है। तो कांग्रेस ने जो अहिंदा रणनीति वो भी कामयाब हुई, वोकलिगा वोट भी मिला, लिंगायत वोट भी मिला। अब कांग्रेस की चुनौती ये है कि कैसे इन वोटों को लोकसभा चुनाव में अपने साथ रखे। और भाजपा के सामने भी चुनौती है कि कैसे वो पिछली बार जो उन्होंने प्रदर्शन किया था 2019 में, उसको दोहराए। मुझे लगता है इस बार कांग्रेस भाजपा से कर्नाटक के स्तर पर 10, 11, 12 सीटें छीन सकती है। जी, जी। नहीं और मैं दूसरी एक चीज़ बात और। ये है कि जी, अब वो अब झगड़ा होगा असली तेलंगाना में। आपको देखा होगा ना कि जैसे जैसे ही चुनावी वोट खत्म हुए, प्रियंका गांधी तेलंगाना रवाना हो गई। से हाँ, उधर भाजपा वाले भी वहां पर हिंदू यात्रा निकाल रहे हैं। तो वो संघर्ष वहां पे होगा तेलंगाना में जम के। तेलंगाना से तय हो जाएगा कि भाजपा की साउथ दक्षिण भारतीय महत्वाकांक्षाओं का हश्र क्या होगा। जी। तो भाजपा के मैं लिए मुश्किलें बढ़ी हैं, भाजपा के जी, लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। अगर जी। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में विपक्षी ताकतें भाजपा से कुछ सीटें छीन सकती हैं, तो ये भाजपा के लिए मुश्किल का सबब बनने वाला है। जी। मैं एक चीज़ और ज़रा आपसे समझना चाह रहा हूँ। भाजपा के इस समय का जो भी प्रदर्शन हुआ, उसके बाद अब जो एक तेलंगाना का और 3 छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में, क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की स्थिति थोड़ी मजबूत रहेगी अगले उसमें वोट, मतलब खास करके टिकट बाँटने में? क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे की स्थिति मजबूत होगी? क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप के ऊपर अब थोड़ी-सी तो उँगली उठने लगी है। देखिए, हम लोग भाजपा आलाकमान की ताकत को बहुत बढ़ा चढ़ा के आंकते थे, मुझे ऐसा लगा। भाजपा और कांग्रेस आलाकमान तो कमजोर है ही, है? लेकिन भाजपा आलाकमान भी देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा फूट थी उसको एकता में नहीं बदल पाया। कर्नाटक में जो फूट थी उसको एकता में नहीं बदल पाया। जी, गुजरात में वो कामयाब रहा, लेकिन इन 2 राज्यों में तो वो कामयाब नहीं रहा। दिल्ली में आज तक वो कोई एक नेता नहीं बना पाया है। तेलंगाना में भी उनके पास कोई नेता नहीं है। जो जी, तेलंगाना वाली जो तेलुगु है उसमें खड़े होकर पूरी तेलंगाना को संबोधित कर सके। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शक्तियां सक्रिय हैं, वो भाजपा के लिए जमीन बना रही हैं, लेकिन भाजपा के पास कोई नेता नहीं है आंध्र प्रदेश में। जी, जी। तो तो मैं मानता हूं कि अगले चुनाव में भी दक्षिण भारत भाजपा में कोई योगदान करने वाला नहीं है। यहां तक कि पिछली बार जो योगदान हुआ था वो भी घट जाएगा। जो कर्नाटक में 26 सीटें जीती थी वो भी घट जाएगा। और भाजपा के पास ऐसी कोई नीति भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जाते हैं, भाषण देते हैं हिंदी में वहां पर, उससे बात बनती नहीं है। अभी कर्नाटक में क्या हुआ, वो एक मंच पे भाषण दे रहे थे, दूसरे माइक पे कन्नड़ में उसका अनुवाद हो रहा था, तो उन्होंने थोड़ी सी बात बोली, वो जो अनुवादक था वो लगातार बोलता रहा काफी देर तक। तो नरेंद्र मोदी चिढ़ गए, वो पीट करके खड़े हो गए वहां पे। वो अपना तो भाषण ऐसी देने लगे। जी, हाँ, वो अपना हाँ, भाषण देने वो ऐसी स्थिति है वहां पे। तो इनके पास कोई ऐसा है नहीं जो, देखिए कांग्रेस का जो दक्षिण भारत में आधार था वो बहुत पुराना था, व्यापक था। उसमें इंदिरा गांधी जब अपने जाके बोलती थी तो वो इंदिरम्मा कह के उनका बड़ा स्वागत होता था दक्षिण भारत में। दक्षिण जी, भारत के कई निर्वाचन क्षेत्रों से वो चुनाव भी जीती। जी, जी, ऐसी स्थिति नरेंद्र मोदी की नहीं है। जी।
मैं ये एक मुख्य थोड़ा तौर पर पश्चिमी भारत, उत्तर भारत और मध्य भारत के नेता हैं। जी, मैं प्रो साहब एक चीज और समझ लूं, ये जो विपक्ष वाला मामला था, इस चुनाव का बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई इस चुनाव के बाद कांग्रेस कैसा परफॉर्म करती है। इस चुनाव के निर्णय के जो भी आया है निर्णय कांग्रेस के जीतने से, विपक्ष की राजनीति को अब आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब शायद कांग्रेस क्रिटिकल मास, उसके चारों तरफ ही लोग अब इकट्ठा होने में दुविधा नहीं होनी चाहिए, जो पहले लोगों को देखिए, दुविधा थी। विपक्ष की राजनीति का जो व्यवहारिक पक्ष है, वो ये है कि विपक्ष को अपने अपने दबदबे वाले राज्यों में भाजपा से सीटें छीननी है। आप मान लीजिए सारे एक मंच पर खड़े हो जाएं, एक मोर्चा बना लें, तीसरा बना लें, चौथा, पांचवा मोर्चा बना लें और अपने राज्य में आप हार जाएं, तो क्या फायदा रहा फिर? जी, भाई, अगर आम आदमी पार्टी कुछ करना चाहती है तो उसे दिल्ली में भाजपा को हराना होगा, उसे पंजाब में सीटें जीतनी होंगी। जी, इसी तरीके से कांग्रेस को अपने दबदबे वाले राज्यों में सीटें जीतनी होंगी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से और दूसरे जगह सब नेताओं को जीतनी होंगी सीटें। भाजपा को हराने के लिए 67 और 77 की जो विपक्षी एकता थी, वो मॉडल काम नहीं आएगा। वो मॉडल बनाने की कोशिश में नाकामी हाथ लगेगी, जी, क्योंकि उस वक्त क्षेत्रीय राजनीति का उभार नहीं हुआ था। क्षेत्रीय जी, राजनीति इतनी ताकतवर नहीं हुई थी कि वो राष्ट्रीय पार्टियों को चुनौती दे सके। क्षेत्रीय राजनीति जो है वो 80 के दशक में ताकतवर हुई है। अब क्षेत्रीय राजनीति बन चुकी है, वहां पे कोई राष्ट्रीय पार्टी उस इलाके में जाकर उन्हें चुनौती देगी तो उसके साथ उनकी एकता नहीं हो पाएगी। इसीलिए तो जो नवीन पटनायक है वो नीतीश कुमार से भी मिलते हैं और तुरंत जाकर नरेंद्र मोदी से भी मिलाते हैं। हाँ, क्योंकि ये मानना कि साहब कि पहले के जमाने की तरीके से विपक्षी एकता बनेगी, ये एक बचकाना ख्याल है। इसको हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। उस तरह समीक्षा करनी भी छोड़ देना चाहिए, वैसी उम्मीदें भी छोड़ देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हर जगह क्षेत्रीय ताकतों को नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है, उनकी कीमत पे अपने आप को खड़ा करना चाहती है। उसका हर जगह क्षेत्रीय ताकतों से मुकाबला होगा। उसमें कौन जीतेगा ये तय करेगा कि 2024 के नतीजे की शक्ल सूरत क्या होगी। एक वो साहब एक एक छोटा सा प्रश्न और है। महाराष्ट्र में कुछ असमंजस जैसी स्थिति हो गई, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, वो भी ऑर्डर कुछ कहता है, फिर उसको पूरी तरह से कंक्लूड नहीं करता है, कहता है कि गवर्नर साहब ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। महाराष्ट्र में भी थोड़ी असमंजस की स्थिति है। अब स्पीकर साहब को निर्णय लेना है, स्पीकर साहब बीजेपी के हैं। आप महाराष्ट्र वाले को कैसे देख रहे हैं अभी अगले एक साल का? देखिए, महाराष्ट्र में जो फैसला है, उस फैसले ने जो नैतिक बल था भाजपा का और शिंदे का, उसको तो पूरी तरीके से गिरा दिया है। जो जिस तरीके से राज्यपाल की हैसियत का दुरुपयोग करके भाजपा अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति कर रही थी, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा लगा है। लेकिन जाहिर है कि उसने सरकार को नहीं गिराया सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, लेकिन इससे कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इसको काफी बल मिलेगा और वो लोग ज्यादा मजबूती के साथ में अपनी राजनीति कर पाएंगे और उस बात को कह पाएंगे कि ये सरकार चोरी की सरकार है, ये सरकार हमसे चुराई गई है। भाजपा ने बहुत सी सरकारें चुराई हैं। अब तय हो गए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ने बता दिया है कि महाराष्ट्र सरकार भी चुराई हुई सरकार है। प्रो साहब, एक अंतिम प्रश्न चलते चलते, क्योंकि दो मुझे ऐसा स्टेट लगता है कि जिसके साथ थोड़ी जाती हो रही है। जम्मू कश्मीर, वहां आप देख लीजिए, वो पुंछ में 5 लोग मारे जा रहे हैं, फिर रजौरी में 5 लोग पिछले 1 महीने 10-20 दिन के अंदर। और दूसरा मणिपुर, सरकार बिल्कुल चैन से सोई हुई है जम्मू कश्मीर के मामले में। 370 हटा दिया, कहा था सब ठीक हो जाएगा, ना चुनाव का कोई आसपास दिखाई दे रहा है। मणिपुर जल रहा है, 50 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। 370 हटाना उनका विचारधारात्मक मुद्दा था, तो उन्होंने 370 हटा के अपने आप को तसल्ली दी है। 370 हटाने से कोई कश्मीर की स्थिति में कोई फर्क तो पड़ा नहीं। वहां कश्मीरी पंडित पहले की तरह ही मारे जा रहे हैं, वहां पर पहले की तरह ही आतंकवादी गतिविधियां जारी हैं, सुरक्षा बलों के ऊपर, फौज के ऊपर हमले भी हो रहे हैं। तो उससे कश्मीर की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने 370 हटा दी, ठीक है, तो राजनीति का जो पुराना पैटर्न था वो समाप्त हो गया। वहां राजनीति का नया पैटर्न अभी तक उभर नहीं पाया है, परिसीमन भी हो गया है। लेकिन जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको पता नहीं है कि राजनीति किन मुद्दों पे होगी वहां पर। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं पता है कि राजनीति किन मुद्दों पे होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वहां राजनीति करती थी, वो मुद्दे खत्म हो गए 370 हटाने से।
तो कश्मीर अभी भी, कश्मीर की राजनीति जो है वो पूरी तरीके से फ्लक्स में है। और जो अमित शाह ने 370 का वो जो अनुच्छेद था, उसको निष्प्रभावी जब किया संसद में, उससे जो उन्हें बहुत रेडिकल किस्म की उम्मीद थी कि उससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब हुआ नहीं। जहां तक मणिपुर का सवाल है, मणिपुर में जो हुआ है उससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक उत्तर पूर्व में की एक संधि की थी अमित शाह ने, और राष्ट्रीय मीडिया में उन्होंने ये दावा किया था कि उत्तर पूर्व के लोग शांति और चैन से रहेंगे। वो दावा भी उनका धूल धूसरित हो गया है। तो और उनके पास जो उत्तर पूर्व की समस्याएं हैं उनका कोई इलाज नहीं है, कश्मीर की समस्याओं का इनके पास कोई इलाज नहीं है, केवल झूठे वादे और ढोंग के अलावा कुछ नहीं है इन लोगों के पास। चलते चलते बस एक जेएनयू इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। एक तरफ जयशंकर साहब जब बिलावल भुट्टो वाला लेके लोगों का एक पक्ष कहना है कि भाई आप जो 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 आपका आचरण था वो आप अतिथि के रूप में, आप जब होस्ट हैं तब आपको इस तरह का किसी अतिथि के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दूसरा निर्मला सीतारमण जी के जो पति हैं उन्होंने अभी करण थापर जी को जो इंटरव्यू दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जेएनयू तो पीछे लगा हुआ है। नहीं, आपकी रीडिंग ठीक है इस मामले में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अपने आप में एक तरह से भारत में राजनीति का द्वीप बन गया है, आइलैंड बन गया है, और वो आइलैंड भारतीय जनता पार्टी का जो एक चौतरफा दबदबा है सारे देश में, वो उससे प्रभावित नहीं है। यहाँ चलते चलते मैं एक बात बोल दूं, जो बात अभी आपसे चर्चा करते हुए मेरे दिमाग में आई थी, मैं उसको भूल जाऊंगा लेकिन मैं चाहता हूँ वो बात आगे बढ़े। जी। हम लोग नरेंद्र मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से करते हैं, लेकिन कर्नाटक के चुनाव नतीजों ने बताया है कि नरेंद्र मोदी अखिल भारतीय नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत और एक हद तक पूर्वी भारत के नेता हैं, लेकिन दक्षिण भारत में उनकी कोई पूछ नहीं है, उनकी बात दक्षिण भारतीय नहीं सुनते हैं, वो नहीं दक्षिण भारत में चलते। तो पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी अखिल भारतीय नेता नहीं है, उन्हें अखिल भारतीय नेता बनना अभी बाकी है। वो इंदिरा गांधी से उनकी तुलना करना गलत है इस मामले नहीं, तो एक चीज मैं फिर से समझ लूं, उस हिसाब से क्या राहुल गांधी ज्यादा एक्सेप्टेबल नेता है दक्षिण भारत में? नहीं, दक्षिण भारत में राहुल गांधी एक्सेप्टेबल है। राहुल गांधी को अभी उत्तर प्रदेश में दूसरी जगहों पे अपनी स्वीकारोक्ति साबित करनी होगी। जी। उनके पास विरासत है, लेकिन उस विरासत को धरती व्यवहार में उतारना उन्हें दिखाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।